फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2 कवि का चुनाव पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका लेखक है सुदर्शन। तो पहले मैं आप लोगों को लेखक का परिचय बता दूँ। लेखक सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कथाकारों में से हैं जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। छोटी सी छोटी घटना को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस उनकी कहानियों में बखूबी देखने को मिलता है। इनका जन्म सियालकोट अब पाकिस्तान में है में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्ता में इनकी कई कहानियां प्रकाशित हुई है। इन्हें गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल थी। हार की जीत सुदर्शन जी की पहली कहानी है और ये जो है वर्तमान कहानी कवि का चुनाव। कवि का चुनाव एक शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी शुरू होता है, चांद और सूरज के प्रिय महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक कवि की ज़रूरत है जो सच्चा कवि हो। अपने नौजवान मंत्री से कहें कि मुझे एक कवि की ज़रूरत है जो कि सच्चा कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में डुगडुगी पिटवा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी महल के नीचे खड़े थे और कहते थे, हम कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सब की कविताएं सुनी और देखा कि वे सब कविताएं सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी थी। उनमें मधु की मिठास थी, यौवन की शोभा थी, मद भरी उपमाएं थी और मन को मोह लेने वाले अलंकार थे। मेरे प्यारे बच्चों, मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? कौन सबसे अच्छा है? उत्तम कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला न कर सका। ये डिसाइड नहीं कर सका कि सबसे बेस्ट कवि कौन है। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन उसने फूल की पंखुड़ियों के कागज पर सुनहरे रंग से 1001 कवियों के नाम लिखे और वह सूची महाराज की सेवा में हाजिर कर दी। यानी कि ये फैसला नहीं कर पाए मंत्री जी कि इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है। लास्ट में क्या करते हैं, आखिर में जाकर वो सारे 1001 कवियों के नाम जो है दे देते हैं महाराज को कि महाराज आप ही इसका निर्णय कीजिए कौन सबसे अच्छा है। महाराज को हैरानी हुई। वे बोले, क्या ये सब कवि हैं? मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, मैंने उनकी कृतियाँ सुनी है और इसके बाद यह नाम वाली तैयार की है, मगर हमें सिर्फ एक ही कवि की ज़रूरत है और यह 1001 है। मैं एक सच्चे कवि का चुनाव नहीं कर सका। मंत्री जी कहते हैं। उस पर महाराज ने 1 घंटा विचार किया, 2 घंटे विचार किया, 3 घंटे विचार किया। चौथे घंटे में आज्ञा दी, इन सब को कैद कर दो, इनसे कोल्हू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविता लिखेगा उसके ऊपर हमारे नगर का सबसे बलवान आदमी कोड़े बरसाएगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया और 1001 कवियों को कैद कर कर रख लिया गया। अब उस नगर में एक भी कवि न था, न कोई काव्य की चर्चा करता था। लोग उन अभागों के संकट की कहानियां सुनते थे और उनके हाल पर अफसोस करते थे। 6 महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैद खाने में गए और उन सब की तलाशी की आज्ञा दी और 1001 कवियों में से 101 ऐसे निकले जिन्होंने बंदीगृह की कड़ी यातनाओं के बीच रहते हुए भी रात के समय जाग कर पहरेदारों से छुपा कर कविताएं लिखी थी और यह न सोचा था कि अगर महाराज को उनके इस अपराध का पता लग गया
तो उनका क्रोध जाग उठेगा और नगर का सबसे बलवान आदमी उन पर कोड़े बरसाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जिसको जिस चीज़ में रुचि होता है उसको जैसे भी अवस्था में रखा जाए वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है, उस चीज़ को थोड़ा न थोड़ा करता ही करता है। जिस तरह 101 कवि, 1001 कवियों में से 101 कवि बंदी गृह में रहते हुए भी अपने कविता लेखन का कार्य छोड़ा नहीं, छुप कर छिपा कर लिखते रहे। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा यह 900 आदमी कवि न थे, केवल नाम के भूखे थे, इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो। और ये 101 आदमी किसी हद तक कवि है, इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दो और देखो इन्हें किसी तरह की तकलीफ न हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा भोजन करते और रात दिन रास रंग में लीन रहते थे। लोग उनके ऐशो आराम की कहानियाँ सुनाते थे और अपने दुर्भाग्य पर ठंडी आहें भरते थे। ये जितने भी 101 कवि जिनको मोर महल में रखा गया, ये कवियों के सारे सुख सुविधा राजा के तरफ से मिली। 6 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर एक बार फिर 101 कवियों से मिलने मोर महल गए और उन सबको अपने सामने बुलाकर बोले, तुमने बेपरवाही के 6 महीने में क्या कुछ लिखा है, हम सुनना चाहते हैं। 101 आरामदासों में से सिर्फ एक ऐसा था जिसने मोर महल के किसी भी इंद्र सभाओं में भाग नहीं लिया था और अपने मन के उद्गारों को शब्दों में बांधता रहा, अर्थात कविता लिखते रहा। मोर महल के सुख सुविधाओं से दूर रखा खुद को और कविताएं कहानियां लिखते रहा। जैसे जंगल में मोर खुद ही नाचता है और खुद ही देखकर खुश होता है, चांद और सूरज के प्यारे महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, ये 100 आदमी भी कवि न थे, आराम के भूखे थे। जब यह कैद थे, इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी। चूँकि उस वक्त इनका जीवन बहारों से खाली था, इसलिए उन दिनों इन्हें अपना जीवन प्यारा न था। इस समय उन्होंने कविताएं लिखी और उनमें अपने भाग्य के अंधेरे का रोना रोया। मगर जब बुरे दिन बीत गए तो ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि हैं, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको धक्के देकर महल से निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर है। यह दुख की रात में भी कविता करता है और सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर और जीवन की सुंदर घाटियों में भी कविता करता है। यही इसका स्वभाव है और यही इसका जीवन है। यह इसके बिना नहीं रह सकता। यह सच्चा कवि है। 1001 कंकरों में यही एक हीरा है। हम इसे आज से अपना दरबारी कवि नियुक्त करते हैं। हम इसे मुँहमांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज़ दरबार में आकर एक दोहा या कविता सुना जाया करे। कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, दूसरे दिन कविता सुनाई, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख भेजा, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं उद्गारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ। नौजवान मंत्री ने कहा, यह आदमी कितना अभागा है। मगर महाराज ने कहा, नहीं, यह अभागा नहीं, यह एक सच्चा कवि है। यह आज़ाद है और यह आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की ही कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या न आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे बड़ा अपमान है। यह शब्द राजा कहते हैं। महाराज की बातें सुनकर नौजवान मंत्री की आंखें खुल गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए, यदि आप पढ़ते हैं तो कंटिन्यू पढ़ा कीजिए। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए,
इसके बाद 10 दिन के बाद पढ़ेंगे, 20 दिन के बाद पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। वैसे करने से क्या होता है, आपको उस पढ़ाई में सफलता नहीं मिलेगा। आप हो सकता है पास हो जाए, क्लास 10 पास कर जाएं, क्लास 12 पास कर जाएं, लेकिन जीवन में आप सफल नहीं हो पाइएगा। क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कि धीरे धीरे करके अभ्यास के द्वारा हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप लोग निरंतर किसी भी काम को, जो काम आपको पसंद है, खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, मान लो क्रिकेट खेलना पसंद है या कविता लिखना पसंद है, तो उसको निरंतर लिखते रहिए, उसके लिए समय निकालिए, ना कि उसको साफ एकदम छोड़कर 2 महीने 4 महीने के बाद फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू।